नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। एक कहावत है, अपनी डफली अपना राग। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त देखने को मिल रहा है। चुनाव नतीजों का ऐलान होगा कल, लेकिन हर दल खुद को किंग मेकर मान रहा है। हर नेता खुद को सीएम ही प्रोजेक्ट कर रहा है। कांग्रेस को देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सीएम बनने का ख्वाब संजोए बैठे हैं। कहते हैं कि सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के चुनकर आएंगे और सीएम कांग्रेस का ही होगा। इस बयान से उद्धव के सबसे करीबी नेता संजय राउत भड़क गए हैं और उन्होंने इस बाबत सीधे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से स्टैंड को क्लियर करने की मांग कर दी है। सीएम पद को लेकर सिर्फ टब्बल, सिर्फ महाविकास अघाड़ी में नहीं, महायुति में पीछे नहीं। बारामती में अजित पवार के लिए पोस्टर के जरिए फील्डिंग हो रही है, जिसमें उन्हें भावी सीएम बताया जा रहा है। वहीं ठाणे में एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए शिंदे को सीएम बता दिया, जबकि खुद अमित शाह ये कह चुके हैं कि नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर बैठक में फैसला लिया जाएगा। फिलहाल तो शिंदे सीएम है, ये बात साफ है। उधर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद डेप्यूटी सीएम की पोस्ट पर संतोष करती नजर नहीं आई और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की भी महत्वाकांक्षा कम नहीं होगी। वो पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। सिर्फ फडणवीस नहीं, बल्कि बीजेपी भी अंदर ही अंदर अपना सीएम जरूर चाहती है। अपनी पार्टी का सीएम चाहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन नतीजों से पहले सीधे दावा पेश कर देना चौंकाने वाली बात है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद आम बात है। हैरानी की बात यह है कि गठबंधन के भीतर भी सीएम पद को लेकर खींचतान है। महाविकास अघाड़ी में भी सीएम पद के कई दावेदार, तो महायुति का भी यही हाल है। ऐसे में महाराष्ट्र का ताज किसके सिर पर सजेगा, कौन होगा चेहरा, ये वाकई में दिलचस्प होगा और बहुमत किसी भी खेमे को मिले, क्लाइमेक्स तगड़ा होना यह तय है। दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि वोटिंग के फौरन बाद नाना पटोले ने कैसे सीएम की कुर्सी पर अपना दावा पेश कर दिया और कैसे संजय राउत ने किया पलटवार। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कौल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये सोचते हैं कि मंडे को उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ट्यूसडे को संजय राउत बनना चाहते हैं, वेडनेसडे को नाना पटोले बनना चाहते हैं, थर्सडे को उद्धव सेना को कोई दूसरा व्यक्ति बनना चाहता है, फ्राइडे को जयंत पाटिल बनना चाहते हैं, सैटरडे को सुप्रिया सुले बनना चाहती है, संडे को ये लोग काम नहीं करते। पर इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर, आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। पहला सवाल यही कि क्या चुनावी संग्राम के बाद सीएम पर घमासान बाकी है? क्या गठबंधन धर्म पर भारी पड़ने वाला है सीएम का पद? क्या महायुति और एमवीए में सीएम पद को लेकर मतभेद है? नतीजों से पहले सीएम पद पर दावेदारी के आखिर मायने क्या है? और क्या महाराष्ट्र में बागी और निर्दलीय बनेंगे किंग मेकर, जिसको लेकर संकेत सभी पार्टियां दे रही हैं? हमारे साथ मौजूद है धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक करोड़े साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, उद्धव गुट की तरफ से चंद्रशेखर झा जी है और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, और शरद गुट को रिप्रेजेंट कर रही है सीमा मलिक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का करती हूं। सबसे पहले विवेक करोड़े साहब, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो सर नतीजे आए नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सभी पार्टियों को लग रहा है जीत वही रही है। लेकिन आपको लगता है चुनौती बरकरार है? जिस तरीके की बात अभी नाना पटोले ने कही कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, जाहिर है उसका आधार 2019 अभी जो लोकसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को जो सीटें मिली, वो हो सकता है, मुमकिन है कि वो आपके कॉन्फिडेंस की वजह हो। लेकिन फिर संजय राउत कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी आए, इस बात का ऐलान करें, सोनिया गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, ऐलान करें। अपने आप में तय कर लिया या कंसल्ट किया अपने अलायंस के लोगों के साथ? सब देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सीटें भी ज़्यादा लड़ी है
और सीटें भी ज्यादा आएगी। अब रही बात मुख्यमंत्री पद की, हम 3 पार्टी इकट्ठी आई है, तीनों पार्टियां सक्षम हैं और हर किसी को महत्वाकांक्षा रखने का पूरा हक है। हमारी पार्टी कोई 2 आदमियों से चलती नहीं है कि वो कुछ बोल देंगे और वैसा हो जाएगा। देखिए, हमें पूरी खातरी है कि कल हम बहुमत में आएंगे और हम हमारा नेता चुनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन नाना पटोले साहब जिस पद पर है साहब, उनकी बात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना। किसी ने तो उनको संकेत दिए होंगे, कहीं से कोई तो पर्ची आई होगी, कोई तो फोन कॉल गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, नाना पटोले जी को हल्के में लेने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। तो अगर कोई ये कहता है कि उस पर हमारा हक है, या अगर कोई दूसरी भी पार्टी कहती है कि हमारा हक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारा अलायंस किसी 2 व्यक्ति के आदेश से नहीं चलता है। ठीक है, हम इकट्ठे बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे और आप देखेंगी 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के सरकार का ऐलान हम करेंगे, हम क्लेम करेंगे। ठीक है, इजी सेड देन डन सर, अंग्रेजी में एक कहावत है। और बैठेंगे बात करेंगे वो एक तरफ बात है, लेकिन उससे पहले इस तरीके के ऐलान होना एक चर्चा का विषय जरूर बनते हैं। धनंजय गिरी साहब, ये सिर्फ हाल इन्हीं का नहीं है, अघाड़ी का नहीं, महायुति में भी इसी तरीके के पोस्टर लग रहे हैं जगह जगह। अब अगर मैं इतिहास को दोहराऊं तो 2019 में भी सर सबसे ज्यादा सीटें आप ही की पार्टी ने जीती थी, और उसके बावजूद 5 साल आपका अपना चेहरा सीएम पद पर नहीं रहा। इस बार भी आप जिनके साथ चल रहे हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर खुद अजित पवार हो। ऐसे में क्या फॉर्मूला या कोई इक्वेशन बनकर तैयार है, उस पर मंथन किया जाएगा? और अगर उससे पहले पोस्टर के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है तो उसको बीजेपी कैसे देखती है? देखिए पूर्णिमा जी, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है, हर कार्यकर्ता दायित्व को पता हो। दूसरी बात, हमारा मुख्यमंत्री आज भी है, रिजल्ट आने के बाद हमारा मुख्यमंत्री ये एक बता रहे हैं और पोल के नतीजे इससे बेहतर आएंगे कि आपको कल के रिजल्ट में ठीक हो जाएगा। दूसरी बात जो आप बात कह रही हैं, वहां तो स्थिति ये है कि धनंजय जी, आपका ऑडियो मुझे क्लियर नहीं आ रहा है सर, आपका ऑडियो मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अपने माइक को सर एडजस्ट करिएगा, कोशिश करिए, अगर एक बार फिर से कोशिश करिए सर। हाँ, माइक को थोड़ा सा अपने एडजस्ट करिए। हेलो जी, बोलिएगा सर एक बार। आवाज आ रही है इस पर? जी सर, बोलिए। लेकिन मुझे इको हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ धनंजय जी, थोड़ा सा समय लेके इसको करेक्ट करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आपका टेक लेती हूँ। इसी बीच में चंद्रशेखर झा जी, आपके पास जाती हूँ। और जो सवाल मैंने पूछा उद्धव ठाकरे, ये सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर रहना चाहते हैं और उनकी वो महत्वाकांक्षा थी जिसकी वजह से जिनके साथ आपकी विचारधारा मिलती थी, यानी बीजेपी के साथ मिलती थी, उनसे आप अलग हो गए, सरकार 5 साल नहीं चल पाई। अब उद्धव ठाकरे के पास ऐसा क्या है? प्रदर्शन के लिहाज से वो चाहते हैं कि चेहरा वही बने, क्योंकि कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है ही, और इस बात को आप भी नहीं नकारेंगे कि उद्धव ठाकरे सीएम पद पर बैठे। लेकिन अलायंस एक है, चेहरा भी एक ही मुमकिन है, और ऐसे में अगर इतने दावेदार होंगे तो फिर क्या निकलेगा उससे? देखिए, जहां तक दावेदारी की बात है तो वो तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद जो अलायंस के पार्टनर्स हैं, जो कोर कमेटी है, वो बैठेगी और वो डिसीजन लेगी। इसमें तो ऐसा ही कुछ डिसीजंस हुए नहीं है कि यही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, यही लोग बैठेंगे, या ये ऐसी कोई कॉमन राइट की तो बात नहीं है कि यही सीएम होंगे और ये नहीं होंगे। तो ये सारे डिसीजंस होंगे कल रिजल्ट आने के बाद। रह गई बात की 5 साल गवर्नमेंट चली नहीं, वो तो सबको मालूम है क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे टूटी पार्टी, कौन किसने तोड़ा, किसने क्या किया, कैसे जो है वो गवर्नमेंट को गिराया गया, ये सब सबको मालूम है। और रह गई बात कल की रिजल्ट की, तो देखिए महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट बना रही है, ये तो कंफर्मेशन आप हमसे आज ले लीजिए कि कल का रिजल्ट आप क्लियर रहेगा कि ये महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बन रही है, और इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी भी ओपिनियन पोल में क्लियर रिजल्ट किसी के पक्ष में नहीं है।
और आप देख सकते हैं ये ओपिनियन पोल किसी भी तरह से रिलायबल नहीं है किसी भी चैनल से। और मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि आप हरियाणा का भी रिजल्ट देख लीजिए, 2024 के लोकसभा का भी रिजल्ट देख लीजिए, ओपिनियन पोल हर जगह फेल रही है। तो इस पे रिलाइज करना इस वक्त जो है वो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं, है उस पर मत करिए सर और रिलाय, ग्राउंड रिपोर्ट, उस पर मत रिलाय करिए। जी, आपका अपना इंटरनल सर्वे तो जी, कुछ कहता ग्राउंड होगा ना, रिपोर्ट, आपका ग्राउंड अपना रिपोर्ट इंटरनल जो है सर्वे वो क्लियर क्या कट। कहता है? आपका अपना इंटरनल सर्वे। और मैं सीधी सी बात पूछ रही हूँ, उद्धव ठाकरे बनना चाहते हैं सीएम या नहीं बनना चाहते? देखिए, ये तो हम चाहेंगे ही कि उद्धव साहब जो है वापस सीएम की कुर्सी पे बैठे। ये तो हमारी माने हमारी तो जो है वो सोच है ही। बट ये तो डिसीजन तब होगा जब ये रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सब अपने बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। अभी इस मोमेंट ये चीज पे बात करने की कोई जगह अभी है नहीं, क्योंकि कल रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद फिर सब्सिक्वेंट कैसे क्या उसकी प्रोसेस होगी, कैसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, क्या क्या मिनिस्ट्रीज होगी, ये सारी बातें। तो अभी तो इस पे जो है बात करके कोई मतलब नहीं है। वो कल रात 12 बजे के बाद वो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उस पर बात किया जाए। ठीक है। सीमा मलिक जी, आपके पास आते हुए अब शरद पवार साहब का भी हाल बता दीजिए मैम, क्योंकि उनको तो महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य वैसे ही कहा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं चल रहा है। लेकिन सब ये जानते हैं कि उनकी इच्छा क्या है। वो चाहते हैं कि सुप्रिया सुले एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, लेकिन साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जितनी सीटों पर आपने लड़ाई की है, सामने है अजित पवार। अजित पवार और आपका वोट बैंक मराठा वोट बैंक रहा है, और वहां पर सीधी सीधी लड़ाई आपकी पार्टी से अजित पवार की है। ऐसे में किस स्थिति में इस वक्त आप देख रहे हैं अपने गुट को, और चेहरा कौन, क्या संभावना, इच्छा क्या है पार्टी की? देखिए, जहाँ तक आप कह रही हैं कि उनकी इच्छा है कि सुप्रिया ताई बहुत मतलब बड़ी लीडर बनते निकले, तो देखिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लीडर है, एक बहुत बड़ा नाम है वो भारत की राजनीति में। तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें इन चीजों की कोई नहीं, जरूरत दोनों में अंतर है मैम। और देखिए, बड़े लीडर्स बहुत होते हैं, सीएम एक होता है राज्य का। बड़े लीडर्स बहुत होते हैं, लेकिन सीएम एक ही होता है राज्य का। तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। शुरू से ही मतलब आपको बताइए नेशनल पॉलिटिक्स में रही है, शुरू से ही वो नेशनल पॉलिटिक्स में रही है, तो मतलब इस तरह के स्पेकुलेशन लगाना मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक बात है। वैसे जहां तक आप लोगों का सोचते हैं, देखिए अब जैसे उद्धव ठाकरे जी की बात है या कांग्रेस की बात है, तो सभी कार्यकर्ताओं का मन होता है कि उनके लीडर जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग पहले से ही बहुत क्लियर हैं कि जब हमारे न्यूली इलेक्टेड जो एमएलए होंगे वो मिलके फिर अपना चुनाव करेंगे अपने मुख्यमंत्री का, और ऐसा ही होगा। क्योंकि इन बातों के लिए मतलब एक बेकार की बात होती है अगर हम लोग इन चीजों पे अभी से लड़ें। और देखिएगा, पहले हमारी गवर्नमेंट आएगी, आप देखिएगा, सबसे पहली खुशी तो हम लोग को यही है कि इनके एग्जिट पोल सारे ऑल इज वेल है ना आघाड़ी में, फिर कोई खींचतान नहीं होगी ना सीएम चेहरे को लेकर मैम? ऑल इज वेल है ना, कोई खींचतान नहीं होगी ना सीएम चेहरे को लेकर फिर, अगर आपकी सरकार बनने की? बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज आई थिंक इट नंबर्स पे भी डिपेंड करेगा। और जहां तक अजीत दादा पवार की बात है, उनका परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देखा ही था लोकसभा में, जहाँ उनकी एक सीट आई थी और हमारा 80% स्ट्राइक रेट था। और आई थिंक 9th भी आ जाती है हम लोग अगर ये सिंबल वाला मतलब कंफ्यूजन ना होता। और देखिए मतलब एक न्यू सिंबल के साथ एक न्यू पार्टी बना के अपना 80% स्ट्राइक रेट था, तो सोचने वाली बात है। और उन्होंने सिंबल भी ले लिया, पार्टी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, उसके बावजूद उनकी एक सीट आई थी। तो मुझे तो लगता नहीं कि हमारा उनसे कोई कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत होता है मैम, वही मैंने जैसे कहा अभी उनसे कि इजियर सेड देन डन। कई बार ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद, आप ठीक है जीत की बात कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है हार का डर ज्यादा है। आप क्या करें बाद में, इसको लेकर तैयारी कैसे? मैं बताती हूँ ना मैम कैसे, कुछ ऐसे होटल की तैयारी कर ली है, सेफ्टी मंत्र दिया जा रहा है, होटल की तैयारी कर ली है, सेफ्टी मंत्र दिया जा रहा है कि कहां पर उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब बातें छिपी थोड़ी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तैयारी तो है ना कि कोई छिटक ना जाए, उनको इंटैक्ट रखना है, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, उनको इंटैक्ट रखना तो जरूरी है ही है, क्योंकि जैसे आप बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है वो सब लोग जानते हैं। केवल उसका काम ही है ये लोगों को फोड़ना, उनके एमएलए इधर कर दो, उनके एमएलए उधर कर दो। तो ये तो बात है, उनसे सावधान रहने की जरूरत तो है ही। ठीक है, और कोई भी रहेगा। धनंजय जी, आपको मेरा ऑडियो अगर क्लियर है? पॉलिटिक्स लोग करते हैं, सब जानते हैं। जी धनंजय जी, आपको मेरा ऑडियो क्लियर है? सवाल नहीं दोहरा रही हूँ, आपका जवाब लूंगी सर। पूर्णिमा जी। जी सर। देखिए, जो वहां चल रहा
है और हमारी सरकार रहेगी। ये एग्जिट पोल में भी आ रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे इससे बेहतर आएंगे, इसके लिए हम मुतमईन। दूसरी बात, जो वहां पर जो चल रहा है, आपने कहा था अपनी डबली अपना राज, अपने अपने हम के अपने अपने आग हैं। वहां कुछ कितनी विसंगतियों का ये गठबंधन है। आप देखिए, एक तरफ है कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवादी मानती ही नहीं है, जिसकी फाउंडेशन ही कांग्रेस पार्टी को गैर राष्ट्रवादी मानने के लिए हुई थी। तीसरा है वहां पर बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जो जिनका मन, जिन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ जाना पर अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाता। इतनी विसंगति और विद्रुपताओं के बीच में ये गठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है, और जो सर आप लोगों ने भी बहुत बातें हाहाकार है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो कहते हैं कि सूत्र न कपास गुलाओं में लटम लट्ठा, तो जो कोई सीट आने का कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, भाई साहब बार बार कह रहे थे कि हमारे यहाँ 2 आदमी डिसाइड नहीं करता है, 2 आदमी डिसाइड नहीं करता है। भाई तो एक ही आदमी करता होगा, एक ही परिवार तो पिछले 5 पीढ़ियों से कर रहा है। भारत ने दुनिया के लोकतंत्र में लोक लज्जा के लिए भी कहीं ठीक नहीं है कि 5 पीढ़ियों से एक पॉलिटिकल पार्टी, एक परिवार की पावपोस्ट बनी हुई है। 5 पीढ़ियों से मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हो कि हाईकमान तय करेगा? अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेसिडेंट के लिए पता होना चाहिए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोई चूटी काट के बता दे कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, तो कौन है? आप हैं। तू कहते हैं हमारा हाईकमान, जब हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हो, भाई साहब आप लोकतंत्र क्या किसी भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति ऐसे राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होना महसूस ही नहीं करेगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा धनंजय जी? चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा? एक तो धनंजय जी का ऑडियो मुझे पहले ईपी में देंगे टीम। ये चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा ये बताइए मुझे, उनकी इच्छा क्या है, और वही इच्छा क्या पूरे के पूरे युति की है या फिर उसमें कोई डिफरेंस है? महायुति एक साथ है, एक साथ चल रही है। यहाँ विचारों के लिए बल ताकत से बना हुआ दल है, एक साथ हम लोग हैं। क्योंकि देखिए, शिवसेना क्या, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाला है, जो वैचारिक बल से, दल वैचारिक बल से चलते हैं, विचार के बल से जो दल चलते हैं वो चलते हैं, परिवार के बल से दल नहीं चलते। लेकिन विचार से चलते होते धनंजय जी, विचार से चलते होते तो आप और उद्धव साहब अलग थोड़े ही होते, फिर तो विचारधारा एकदम सही थी ना, मिलती जुलती विचारधारा थी। और अगर विचार से चलते होते तो वो एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ कभी जाते नहीं, आपके साथ रहते, लेकिन अलग हुए ना, तो विचारधारा तो बदल जाती है जरूरत के हिसाब से। मैंने आपसे कहा चंद्रशेखर बावनकुले का क्या स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मैं स्टेटमेंट कोट कर रही हूं सर उनका, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। देखिए, हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं थे, हम उस विचारधारा के साथ थे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शुरू की। वो विचारधारा आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ रहेगी, अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहेगी। उद्धव ठाकरे के मन में अगर कुछ इच्छा जगी, वो इच्छा से वो चले गए, लेकिन वो अपने पिता की और उस विरासत की को त्याग करके जो सियासत करने गए हैं, इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, किसी कार्यकर्ता की किसी इच्छा का होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस इच्छा की भी अपराध करना अपराध है। हमारे यहाँ अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई सहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, अगर किसी ने कोई इच्छा जताई तो वो अपराध नहीं है, लेकिन उस इच्छा के लिए अपराध करना अपराध है। अपराध ये है कि उसके लिए वैचारिक स्खलन हो, विचार से बाहर न जाए, जैसे उद्धव जी ने किया, विचार को त्याग करके कुर्सी को स्वीकार किया। हम कुर्सी को त्याग सकते हैं, विचार को नहीं त्याग सकते। आप अजीत पवार को लेके चल रहे हैं, हम लोग तो कहा था कि अजीत पवार को लेके आप नहीं है, घोड़े नहीं है। आप ये बताइए कि आप आइडियोलॉजी मानिए, जीतने के बाद प्रधानमंत्री जब कार्यालय आते हैं तो कहते हैं कि और वो तो कल क्लियर हो जाएगा। कार्यकर्ता होना गौरव की बात है, आइडियोलॉजी की बात होती है। ठीक है चंद्रशेखर जी बोलिए, अब बोलिए सर, ओवरलैप करके ना बोले, समझ में नहीं आता कि ये जब भी इलेक्शंस की बात करते हैं और इलेक्शन लड़ने आते हैं तो इनका हिंदुत्व जाग जाता है। ये एक है तो सिर्फ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसकी बात करेंगे। ये कोई डेवलपमेंट या किसी तरह की भी जो है इश्यूज की बात नहीं करेंगे, ये हर जगह डिवीजन के पॉलिटिक्स करेंगे। और ये वोट खत्म होते ही इनकी कुर्सी की जो है किस्सा कुर्सी का शुरू हो जाता है कि मैं सीएम बनूंगा तो ये सीएम बनेंगे। तो ये सारी जो इनकी आइडियोलॉजी है ना, वो क्लियर है और ये सबको देश में पता चल चुका है कि इनका खाली एक ही मकसद है कि पावर के साथ कैसे रहना है, कुर्सी को कैसे बचा के रखना है। जिसके लिए पार्टी तोड़नी है तो तोड़ी जाए, जिसके लिए खर्चा करना है, इलेक्शंस में जो है कैश देना है, कैश के अगेंस्ट वोट लेना है तो वोट दिया जाए। हर तरह की पॉसिबिलिटी ये करते हैं। आज अदानी जी को बचाने के लिए 4-4, 5-5 बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
देश तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो है काफी कुछ जो है क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं हो रहा है, ठीक ये है सर। क्लियर है ठीक और इनको ये एस्टैब्लिश करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है सौरभ दुबे जी, आपके पास आते हैं और जल्दी से इसको समअप करना चाहूंगी। आपको लगता है कि गठबंधन धर्म है दोनों तरफ? आती हूँ करोड़े साहब, काउंटर लेती हूँ आपका, थोड़ा सा समय दीजिएगा। गठबंधन धर्म है दोनों तरफ, महायुति है इधर, महाविकास अघाड़ी। आपको लगता है सीएम पद की इच्छा किसी भी अलायंस पर भारी पड़ने की संभावना है, जीत किसी की भी हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो परिणाम कल आने वाले हैं, परिणाम के पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव के परिणाम कल क्या होंगे, उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी जो है, जब वो चुनाव में, अभी हरियाणा का पिछला चुनाव था, तो एक जीत का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि हम भैया बम्पर सीटों से जीत के आ रहे हैं और आदरणीय हुड्डा साहब जो है उन्होंने 11 बजे पहले ही घोषणा कर दी कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। और जैसे ही पासा पलटता है तो उसके बाद लगातार ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे तमाम तरह के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम जीतने की स्थिति में तो है। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि चाहे महायुति हो चाहे महाअघाड़ी हो, जो उसके गठबंधन के साथी हैं या मुख्य रूप से जो मुख्य पार्टियां हैं और उनके अंदर मुख्यमंत्री पद की अगर दावेदारी की बात कही जा रही है, तो मुख्य रूप से अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी किसी प्रकार से इस तरह का बयानबाजी देखने को नहीं मिला कि कोई नेता आगे बढ़ करके कह रहा हो कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। पोस्टर छप जाते हैं, कहने का क्या देखिए, मतलब है? पोस्टर उन्होंने नहीं छपवाए, पोस्टर लगवाना तो पार्टी लोगों का काम प्रदेश है। अध्यक्ष कह दे रहे फडणवीस सीएम बने, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, तो वो कुछ नहीं है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में सहयोगियों का बहुत सम्मान होता है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा रहे और उनके साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जब पिछला चुनाव मुंबई का हुआ था, चुनाव लड़ा गया था देवेंद्र फडणवीस जी के नाम से लड़ा गया था बकायदे। बावजूद उसके जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो बड़े दिल से जो है भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया। और निश्चित रूप से शिंदे साहब के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का विकास हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो परिणाम जब भी आएंगे तो निश्चित रूप से वो शिंदे साहब के इर्द गिर्द ही बातें रहेंगी, क्योंकि जनता जो है वो मुझे लगता है शिंदे साहब के कामों को देख कर अजित पवार हर इक्वेशन पे बात करिए ना सौरभ जी। फिर अजित पवार चले गए वापस तो शरद पवार के पास, उनको उनके लिए तो अभी की स्थिति लोकसभा चुनावों के बाद अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की है। देखिए, अजीत पवार जी की स्थिति जो है ना, वो वर्तमान में जो स्थिति है उप मुख्यमंत्री की, वो उससे ज्यादा ऊपर चाहते भी नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछेंगी तो उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है। पहले भी एक बार फडणवीस जी के साथ शपथ ली थी उन्होंने। आप उनको मुख्यमंत्री तक सेटल कर रहे हैं सौरभ जी, आपको बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सीमा जी को डेफिनेटली बुरा लग रहा है। दादा है वो उनके, उनको सीमा जी को बुरा लगेगा, दादा है उनके, अजीत दादा है। दूसरी तरफ मैं बता दूं आपको, सीमा जी सुन लीजिए, मेरे को 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। सीमा जी 30 सेकंड के बाद आप बोलिएगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए। दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं बयानबाजी हो रही है, उसको आप मान के चलिए वो बड़बोलापन है। जो एक दो बड़बोलेपन के नेता हैं जैसे संजय राउत जी का बड़बोलापन ऐसा रहा कि उन्होंने एक उद्धव ठाकरे। सीमा जी सुन लीजिए, सीमा जी मेरे को 30 सेकंड में मैं खत्म कर लूंगी। सीमा जी सुन लीजिए, सीमा जी सुनिए। अरे सुनिए, मैं शरद पवार जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा। लेकिन उसमें आपके फायदे के लिए एक बात कहूंगा, शरद पवार उसमें भाभी भी लिखा हुआ है ना सीमा जी। जिस प्रकार से बड़बोलापन है, भाभी तो भाभी होंगे ना अभी क्या। अरे भैया सीमा जी सुन तो लीजिए, अब शरद पवार जी निर्णायक अगर ऐसे कैलकुलेशन से चलेंगे मैम तो फिर तो अभी तक किसी को क्लेम नहीं करना चाहिए। अच्छा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, वो क्लोज कर रहे हैं, सुन लीजिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, 4 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पवार साहब के लिए उसमें, और आज वो केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वहां पर नहीं गए। ठीक है, ये बात आज बिल्कुल क्लियर हो गई है। बड़े-बड़े पोस्टर्स 30 सेकंड में चलिए सीमा जी, अगर आपके कभी भी गठबंधन में वो आते हैं तो उनको सबसे पहले बनाइएगा, आपको शुभकामनाएं। देखिए, आपके गठबंधन में कभी भी आते हैं तो आप उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अजीत पवार जी को भी आपको बनना नहीं चाहते। अब सुन लीजिए आगे की बात जो है, मैं बड़बोलेपन की बात कर रहा था। उद्धव ठाकरे जी का जो मुख्यमंत्री थे तो संजय राउत जी का बड़बोलापन इतना ज्यादा था कि उसने इतनी ज्यादा एक करके सीमा जी एक करके प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सुनिए सीमा जी मैम प्लीज ओवरलैप करके मैम बात करेंगी तो ना आपकी बात क्लियर होगी ना क्या सौरभ जी कहना चाह रहे हैं। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। सौरभ जी आप अपनी बात को पूरा करें, उससे पहले विवेक करोड़े जी के पास में जाना चाहूंगी। विवेक जी देखिए,
जो भाजपा के जो प्रवक्ता है वो अभी तक चुनाव प्रचार के भूमिका से बाहर नहीं आए हैं। तो उनका भाषण मैंने बहुत सुना और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार आएगी, बाद में खूब भाषण करते रहना 5 साल तक। दूसरी बात, पारिवारिक पार्टी एक, इन्होंने कितने परिवार को टिकट दिया है सबको मालूम है, और हमारे परिवार पे हमें गर्व है क्योंकि हमारा परिवार देश के लिए त्याग करता है, देश के लिए जान न्योछावर करता है। अब बात रही शिवसेना का हिंदुत्व और इनका हिंदुत्व, जब ये बात हो गई कि सरकार में बैठकर भी ये भाजपा वाले 100% की बातें करते थे, बैठे थे शिवसेना के साथ और बाहर बातें करते थे 100% भाजपा, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने और भी एक कहा कि हम सहयोगी पार्टियों का सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार का कितना बार कितना सम्मान किया हमने देखा है। AIADMK, शिवसेना, अकाली दल, महबूबा मुफ्ती, इनका भी सम्मान हमने देखा है, इसलिए वो उनसे बाहर पड़ गए। अभी बात रही हिंदुओं की, इनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। हिंदू धर्म ये पृथक करने वाला हिंदुत्व, ये हिंदुइज्म है नहीं। हिंदू धर्म की व्याख्या ये है कि अयम निजम परो वेत्ति लघुना गढ़चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हमारा हिंदू धर्म है। उसमें एक होएंगे तो ऐसे रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें बैठती नहीं है। तो हिंदुत्व की बातें बंद करें। जो उद्धव जी ठाकरे ने कहा है कि हमारा हिंदुत्व शिखा और जनेऊ का नहीं है, और इसीलिए उद्धव जी इनसे अलग हो गए हैं और इनको अलग ही रहना पड़ेगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे इनके एक एक साथी इनसे छूट जाएंगे, क्योंकि वो जिसके भी साथ चलते हैं उसको चलिए, ये तो भविष्यवाणी हो गई। लेकिन फिर क्या हिंदुत्व ये भी कहता है क्या करोड़े साहब कि अगर महाराष्ट्र पर हाथ रखा तो हम काट देंगे? कहता है क्या हिंदुत्व? देखिए, इसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है इसमें हिंदुत्व की क्या बात है? अगर महाराष्ट्र के जो उद्योग है वो भगा के लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र की संपत्ति किसी एक ही आदमी के घसे में डाल रहे हैं ये लोग, हाँ, यहाँ कोई आएगा लूटने को तो काटेंगे ही ना, तो काट देंगे आप। ये हमने नहीं कहा है, ये तो उन्हीं के सहयोगी ने कहा है। ठीक है, नहीं क्या कहा ये है? हमने कहा ये काउंटर है सर, ये उद्धव जी ने कहा है। जो उनके प्रवक्ता को पूछेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन हम इतना कहते हैं क्योंकि आपने हिंदुत्व की डेफिनेशन रखी और शिवसेना उसकी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी थी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। आपने जो कहा उस पर धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, उस पर धनंजय जी का जवाब ले लीजिए सर। हाँ, हिंदुत्व, एक मिनट, मुझे 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड देना मुझे। बोलिए। देखो, हमारा हिंदुत्व है ना, वो हम ये भाजपा वालों से नहीं सीखेंगे, हम विवेकानंद से सीखेंगे। और विवेकानंद जी ने ये कहा है कि हमारा धर्म इतना उदार है कि हमारे धर्म ने सभी धर्मावलंबियों को आश्रय दिया है। ठीक है, वो हिंदुत्व हम सीखेंगे। ये क्या हिंदुत्व सिखाने वाला है? इनका हिंदुत्व तो सत्ता के लिए है। ओके सर, धनंजय जी। पूर्णिमा जी, कवि भूषण ने लिखा है शिवाजी पर कि काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, और शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सब। और ये हिंदुत्व के दर्शन की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व आपको शिवाजी मालूम नहीं है? आप हिंदुत्व को कमजोर करके हिंदुत्व को, भाई साहब आपके विषय में नहीं बोला भाई साहब। शिवाजी महाराज के राज में, शिवाजी महाराज के राज में जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया था, वैसे मुस्लिम सैनिकों के लिए मस्जिद भी बनाई थी। आपको शिवाजी मालूम नहीं है? आपको शिवाजी सिर्फ स्टैचू में भ्रष्टाचार करने के लिए, करोड़े जी, आपको शिवाजी सिर्फ भ्रष्टाचार करने के, शिवाजी का जवाब ले लीजिए। आपने कुछ सवाल पूछे ना, आपने कुछ सवाल पूछे विवेक जी का नाम लेने का कोई हक नहीं है। विवेक जी, फिर ऐसे तो फिर वही वाली बात हो गई कि आपका एकाधिकार हो गया, आपका एक छत्र राज हो गया, फिर कोई इनका नाम नहीं ले सकता। उनका ऐसा नहीं है ना सर, फिर सबकी आजादी है, सबकी अभिव्यक्ति है। आपने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए ना सर। मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, आपके हिसाब से नहीं मालूम है ना। हमेशा एक जने को दूसरा गलत ही दिखता है। मुझे आप काउंटर करने का सुनिए, मैं दूंगी सर। आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो ले लीजिए पहले। विवेक जी, सवाल का जवाब तो ले लीजिए पहले, बोलिएगा धनंजय जी, और बीच में नहीं बोलेंगे सर, प्लीज। ठीक है, ओके।
इनसे नहीं बेहतर बोलेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, दो लोग हैं। एक वो है जिनके दिमागों में जहर है, दिलों में जहर है और जवानों पे जहर है। महाराष्ट्र के चुनाव में जो इस मेयर हुआ वो पूरे राष्ट्र ने देखा है, और जो उलेमाओं की शर्तों के सामने सर झुकाए वो कौन सी मुंह लेकर शिवाजी के सम्मुख खड़ा होने जाए, ये सवाल उठता है। और जब मैंने कहा कवि भूषण ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, वो भाजपा ने नहीं लिखा कि काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सब। हिंदुत्व का दर्शन है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि 93 गालियां सुनने के बाद अगर सुदर्शन उठा लिया जाए तो वो भी हिंदुत्व है। और हिंदू वो है जो मर करके आग से खेल जाए, वो है हिंदू। और ये जो सुअर कोटेड काम कर रहे हैं, ये जो लगातार घुसपैठियों को सहलाने का, इस देश में संतुष्टिकरण नहीं तुष्टिकरण की राजनीति हुई, और तुष्टिकरण की राजनीति से ही, ये नापाक इरादे से ही पाक का जन्म हुआ। और ये कोई पूछने के लिए आज नई पीढ़ी पूछ रही है कि वहां जो 15% हिंदू थे वो 1.5% कैसे हो गए, जो 30% बांग्लादेश में थे वो 8% कैसे हो गए। ट्रंप को दिख जाता है लेकिन किसी कांग्रेसी को नहीं दिख रहा है। मैं कह रहा हूं इनसे बेहतर तो तैमूर है, जिसने तैमूरी में लिख दिया कि 2.5 लाख मारे। इससे बेहतर तो औरंगजेब है, जिसने अपनी किताब में लिखा है उनके साथ चलने वाले ने कि 4.5 लाख मारे और 2.5 लाख को तलवार के बदौलत तलवार पहनाया। और शिवाजी का पूरी लड़ाई क्या थी? हिंदुत्व की जिस रक्षा के लिए शिवाजी लड़े। दूसरी बात, जल्दी से मैं सबके काउंटर्स ले लेती हूँ। परमो धर्म धर्म हिंसा, मैं जल्दी से सबके काउंटर्स लेना चाहूंगी। अभी मुझे काउंटर ठीक है विवेक जी, 1 मिनट दूंगी आपको, प्लीज अपना काउंटर रखिएगा सर, बोलिए। ठीक है, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। देखिए, इनको शिवाजी के बारे में कुछ मालूम नहीं। महाराज के प्रमुख तोपजी दौलत खान थे, महाराज के वकील काजी हैदर थे, और महाराज के अंगरक्षक मदारी मेहतर थे। तीनों मुसलमान थे। औरंगजेब की ओर से महाराज पे चाल करके आए थे वो मिर्जा राजे जयसिंह हिंदू थे। और जब महाराज ने खुद को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोगों ने उनको राज्याभिषेक करने को नकार दिया, इसलिए कि उन्होंने कहा महाराज शूद्र है। ऐसी भावना रखने वाले लोग आज शिवाजी के नाम से हिंदू मुस्लिम बंटवारा करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज औरंगजेब के खिलाफ लड़े, लेकिन शिवाजी महाराज के साथ मुस्लिम सैनिक भी औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि शिवाजी महाराज सुशासन के लिए लड़ रहे थे। किसी हिंदू मुस्लिम के संदर्भ ये जो देते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। तो मिर्जा राजे जयसिंह क्या मुसलमान था क्या जो शिवाजी पे चल के आया था? और कृष्णाजी भास्कर जिन्होंने शिवाजी क्विकली सर, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है सर, 1 मिनट से पूरा हुआ इसलिए आपको मैंने रोका है। चंद्रशेखर जी आपको लाते हुए, धनंजय जी आती हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, चंद्रशेखर जी आपको रोक रही हूँ, चंद्रशेखर जी रोक रही हूँ, जरा 30 सेकंड दे रही हूँ धनंजय जी को, फिर आ जाती हूँ आपके पास। बोलिए धनंजय जी। पूर्णिमा जी, ना जयसिंह मुसलमान था ना ये मुसलमान। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना हो। अगर ऐसे हिंदू परिवार में आप ये नहीं होते, आप भी जयचंद ना होते तो थोड़े हमारा देश गुलाम हुआ होता। ये आप भी जयचंदों की नई श्रृंखला कड़ी जो इस देश को सहला रही है और तमाम तुष्टिकरण की राजनीति को बर्बाद करा रही है। यही आप भी जयचंदों की नई श्रृंखला है। कहा हिंदू कभी तलवार से ठीक है, लेकिन ऐसे घुसपैठियों ठीक है सर, लेकिन आज की बहस इस पर नहीं है कि कौन असली हिंदू कौन किसका क्या। बहस किसी और पर थी, हालांकि थोड़ी सी बीच में डाइवर्ट हो गई, मैं उसको वापस लाने की कोशिश करती हूँ। चंद्रशेखर जी आपका टेक लेते हुए, और जो काउंटर्स आप बीच में रखना चाह रहे थे प्लीज उनके साथ कंटिन्यू करिएगा। लेकिन फिर मैं वापस अपने उसी मुद्दे पर लौट रही हूँ, नतीजों से पहले ये खींचतान क्या कोई अच्छा मैसेज तो नहीं देती होगी सर? क्या इससे पहले कोई चर्चा नहीं होती है कि अच्छा ऐसा हुआ, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी हम चेहरा उसका रखेंगे, या फिर जो बाकी चीजों को कैटर करेगी हम उसके चेहरे को आगे बढ़ाएंगे? ऐसी कोई चर्चा नहीं होती क्या अलायंस में नतीजे आने से पहले सर? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि अलायंस धर्म जो है कैसे निभाना है। तो अलायंस धर्म जो जैसे निभाते हैं उसके हिसाब से जो है वो पॉलिटिक्स चलती है। तो अभी तो जो सिचुएशन है वो कल रात के 12 बजे के बाद समझ में आएगा कि क्या होना है, कैसे होना है, क्यों करना है, नहीं होना है, सारी चीजें बातें होंगी। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है कि इलेक्शंस ओवर हो गए, बीजेपी अभी भी वो हिंदुत्व की बातें कर रही है, और जब सरकार बना लेते हैं तो वो सब प्रिंसिपल्स इनके जो है चले जाते हैं। ये बांग्लादेश की अभी बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में इन्होंने क्या एक्शन लिया? अभी तक कोई एक्शन इनके तरफ से नहीं है, ना इनकी तरफ से कोई कमेंट आया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक्स हो रहे हैं उस पर ये क्या कर रहे हैं।
वहां पे क्या सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये सारी कोई बातें नहीं करते हैं। ये खाली जो है बहुत बोलते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं, इससे ज्यादा इनका कुछ है नहीं। और ये कभी भी सटीक जगह बात नहीं करते हैं। ये हिस्ट्री को जो है बार बार बोलते हैं। अच्छा, ये हिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये हिस्ट्री में जो है काफी पढ़े रहे, वो पुरानी बातें करें। ये अपने 10-15 साल से बातें नहीं कर रहे हैं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया। लेकिन फिलहाल ये सारी बातें जो है क्लियर है कि उद्धव पार्टी के लिए ये भी जरूरी है कि जब तक उनके नेता का, उनके चेहरे का सरकार में मजबूत रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो वही हाल है सर। फिर तो सेम हाल जो अजित पवार अपने साथ लेकर गए हैं या फिर शिंदे अपने साथ लेकर गए हैं, उनके लिए अपनी अपनी पार्टीज की मजबूती क्षेत्रीय दल होने के नाते जनता के सामने, उन्हीं वोटर्स के सामने रखने में अभी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। उनको अपनी स्थिति को मजबूत तो दिखाना होगा और वही हाल आपकी पार्टी का भी इस वक्त है। जल्दी से मैं सौरभ जी आपके पास आती हूँ, पर सीमा जी आपका काउंटर लूंगी। आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, लेकिन इसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट रोल क्या बागी या निर्दलीय का भी देख रहे हैं? मेरा एक एडजस्टेंट सवाल है, बाकी अपनी बात को आप रखिएगा। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल मैं तो जो विषय पे बुलाया गया है, जो विषय मुझे बताया गया है, मैं उसी विषय पे बात करूंगा। रही बात हिंदू मुसलमान की, वो चुनाव हो गया खत्म भाई, कल रिजल्ट आना, परिणाम आना, कल परिणाम में कल दिख जाएगा किसका हिंदू किसका मुसलमान। पहली बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, मैं कह रहा था कि जो महाअघाड़ी है, महाअघाड़ी के अंदर जो है जिस प्रकार से संजय राउत जी का हमने लगातार बयान देखा, उनका बड़बोलापन देखा, उसी बड़बोलेपन के कारण तो भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बन गई थी। उद्धव ठाकरे जी अच्छा खासा जो है वो सत्ता में थे भाजपा के साथ, और वो सीधे सीधे जो है उनको पैदल कर दिया गया। और दूसरी तरफ देखिए, ये जो नाना पटोले जी हैं, ये भी बहुत बयान बहादुर हैं। जिस प्रकार से इन्होंने राहुल गांधी जी के बयान को कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस बयान को भी यहाँ चुनाव में रखा। उसके बाद दूसरा बयान इनका जो है, जिस प्रकार से अभी ऑडियो क्लिप इनकी मिली है, उसको लेकर के भी ये विवादों में है। तीसरा बड़बोलापन इनका जो है मुख्यमंत्री चेहरे को। देखिए, मैं मानता हूं महाअघाड़ी में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो है शरद पवार जी। मैं यही सीमा जी को कहना चाह रहा था कि शरद पवार जी से बिना पूछे महाअघाड़ी कोई कदम नहीं उठाएगी। जब आप लोगों ने उद्धव ठाकरे जी को सीटें कम दी थी और 120 पे कांग्रेस लड़ने जा रही थी, तब शरद पवार जी ने कांग्रेस की सीटें कम करवा के कांग्रेस को आप कुछ प्लस तो देंगे ना। लोकसभा में उनका प्रदर्शन क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले अच्छा रहा सर। हर किसी को चौंका दिया कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन से लोकसभा में। नहीं, बिल्कुल रहा, लेकिन अभी हमने कल ही देखा नाना पटोले जी और जो है संजय राउत जी के बीच में किस तरह से बयानबाजी हुई, किस तरह से वो लोग जो है एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाने, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि अभी देखिए, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद मुख्यमंत्री का जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी में हो तो स्पष्ट है भी और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी तरफ है महाअघाड़ी, कल ये लोग कहेंगे कि भैया ये चुनाव आयोग खराब है, इसके जो है ये सारी संवैधानिक संस्थाएं खराब है, ईवीएम हैक हो गया, कल इस पे चर्चा होगी। लेकिन नतीजों से पहले मुझे लगता है किसी को भी भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहिए। सीमा मलिक जी, एक क्लोजिंग कमेंट मैम आपसे लूंगी जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि महायुति में कोई लड़ाई नहीं है, अगर देखिए, और ये मुझे बहुत हंसी वाली बात लगती है कि अजीत दादा पवार जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, वो केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पवार साहब 4 बार बना चुके हैं। एंड वो देखिए, और जिस तरह के आज उनको इतना डेस्परेट थे कि उन्होंने आज ही पोस्टर लगा दिए भावी चीफ मिनिस्टर और समथिंग। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जो बात उनके दिल में थी वो उनके होठों पे आ गई। और मतलब ये सब कहना और जिस तरह से औरंगजेब और ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिस तरह इसका पोलराइजेशन किया गया है हमने देखा इस इलेक्शन में, और जिस तरह की जो ये पार्टी है बीजेपी, तो एक मतलब ये तो बात है ही कि भाई सचेत तो रहना ही चाहिए। ठीक है, एक जल्दी से 30 सेकंड धनंजय जी आपको और देना चाहूंगी। ठीक है धनंजय जी, 30 सेकंड आपको भी देना। बात शुरू से ये क्लियर है, चाहे वो नाना पटोले जी हो या ठीक है, लेकिन कुर्सी पर दावेदारी तो है ना मैम, कुर्सी पर दावेदारी है नतीजों से पहले ही, और मुझे लगता है बिना कंसल्टेशन के, इसलिए हर कोई अपना अपना प्रचार कर रहा है। जल्दी से धनंजय जी, आपकी 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, महायुति की सरकार बहुत जल्दी, हमारी कल ही की रिजल्ट की बात है, हमारी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र की महान जनता के आशीर्वाद से महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का अलायंस है। लोग जानते हैं कि कौन व्यथित दमित जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, कौन राष्ट्रवाद की प्रखर लौ को जलाए रख सकता है, और कहाँ सामंजस्य, कहाँ स्थिरता है, कहाँ राष्ट्रवाद है, और कहाँ शिवाजी की विरासत को संभालने के नैतिक दायित्व लेने वाले लोग हैं। इसलिए महाराष्ट्र की महान जनता हमें आशीर्वाद दे रही है।